नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अब तो पापा जी यहीं रहते हैं, तो खाली बैठना ठीक नहीं। उन्हें कुछ न कुछ सौंपना ही पड़ेगा। खिड़की से छनकर आती धूप अब फर्श से खिसक कर दीवारों पर टिक चुकी थी। दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे, मगर हरीश चंद्र जी अभी तक अपनी पुरानी रॉकिंग चेयर पर ही पड़े हुए थे। आंखों पर चश्मा, हाथ में किताब, जिसका एक ही पन्ना पिछले 1 घंटे से नहीं पलटा था। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो सुकून नहीं बल्कि बेचैनी देती है। रिटायरमेंट को लगभग 7 महीने हो चुके थे। 40 वर्षों तक सरकारी बैंक में सीनियर अकाउंटेंट की भूमिका निभाने वाले हरीश चंद्र जी, जिनकी जिंदगी कभी मिनटों के हिसाब से चलती थी, अब घड़ी की सुइयों को देखते वक्त गुजारते थे। पत्नी के देहांत के बाद वे बेटे विक्रम और बहू नेहा के साथ रहने आ गए थे। बाहर से देखने पर सबको सही लगता था। विक्रम और नेहा उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखते थे। सुबह बिस्तर पर चाय, समय पर नाश्ता, धुले कपड़े और शाम को पूछा जाने वाला सवाल, पापा आज दिन कैसा रहा? मगर हरीश चंद्र जी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता था। दिन कैसा था? वही जो कल था और कल भी वैसा ही रहेगा, खोखला, बेमकसद। उन्हें अक्सर लगता था कि वे इस घर का सिर्फ एक सजावटी हिस्सा बनकर रह गए हैं, जिसकी अब किसी को ज़रूरत नहीं। रसोई से आते बर्तनों की आवाज़ों के बीच हल्की सी बातचीत चल रही थी। हरिश्चंद्र जी के कान अनजाने ही उस तरफ मुड़ गए। विक्रम, तुम्हें समझना होगा। नेहा की आवाज़ स्पष्ट थी। पापा जी की हालत तुम देख ही रहे हो। वे अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। वजन घट रहा है, किसी से बोलते नहीं, बस उस कुर्सी पर पड़े रहते हैं। तो मैं क्या करूं नेहा? विक्रम की आवाज़ में बेबसी थी। मैं उन्हें बाहर घुमाने ले जाता हूँ, हर सुविधा देता हूँ। अब इस उम्र में उन्हें दौड़ धूप थोड़ी न करवाऊंगा। सुविधाएं देना काफ़ी नहीं, नेहा ने दृढ़ता से कहा। इंसान को सिर्फ खाना और दवा नहीं, जिम्मेदारी चाहिए। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि अभी भी उन पर भरोसा किया जा सकता है। अभी कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर नेहा ने वह वाक्य कहा जिसने हरीश चंद्र जी की धड़कनें तेज कर दी। अब तो पापा जी यहीं रहते हैं, तो खाली बैठना ठीक नहीं। उन्हें कुछ न कुछ सौंपना ही पड़ेगा। हरीश चंद्र जी के हाथ से किताब फिसल कर जमीन पर गिरी। उन्हें अपनी सुनवाई पर यकीन नहीं हुआ। क्या नेहा, जिसे अपनी बेटी से कम नहीं मानते, उन्हें बोझ समझ रही है? क्या अब उन्हें इस घर में रहने की कीमत मजदूरी करके चुकानी होगी? एक गहरा कष्ट और अपमान उनके गले में अटक गया। शायद विक्रम भी यही सोचता होगा। हरिश्चंद्र जी ने आंखें मूंद ली। पलकों पर नमी तैरने लगी। उन्होंने ठान लिया था कि अगले ही दिन वे गांव वाले अपने पुराने मकान में लौट जाएंगे। अकेले सही, पर किसी के एहसान पर नहीं जिएंगे। शाम के वक्त माहौल कुछ भारी सा था, कम से कम हरिश्चंद्र जी के लिए। वे चुपचाप अपना खाना निपटा रहे थे। तभी नेहा हाथ में एक मोटी फाइल और लैपटॉप लिए डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। चेहरे पर स्पष्ट परेशानी थी। उफ, ये टैक्स डिपार्टमेंट भी ना दिमाग खराब देगा। नेहा बुदबुदाई और फाइल को मेज पर रख दिया। क्या बात है? विक्रम ने पूछा। वही, मेरे ऑनलाइन स्टोर का नया स्टॉक आया है, लेकिन हिसाब किताब मिल ही नहीं रहा। सीए ने चेतावनी दी है कि अगर कल तक इन्वेंट्री रिपोर्ट नहीं गई तो पेनल्टी लगेगी, और मेरे पास इनवॉइस का ढेर है। समझ नहीं आ रहा इतनी जल्दी कैसे निपटाऊंगी। एक्सेल के फॉर्मूले तो मुझे अभी तक ठीक से याद ही नहीं। नेहा ने माथे पर हाथ रख लिया। लगता है इस बार फाइन तो भरना ही पड़ेगा। हरीश चंद्र जी चुपचाप खाना खा रहे थे, लेकिन हिसाब, ऑडिट और पेनल्टी जैसे शब्द सुनते ही उनके अंदर का अनुभवी अकाउंटेंट जाग चुका। विक्रम, तुम कर लोगे? नेहा ने उम्मीद भरी नज़रों से देखा। यार, आज तो ऑफिस का क्वार्टरली रिपोर्ट देना है, रात भर टाइम ही नहीं मिलेगा। विक्रम ने हाथ खड़े कर दिए। नेहा की आंखें नम हो गई। अब क्या करूं? इतनी मेहनत से ये कारोबार खड़ा किया है। हरीश चंद्र जी से रहा नहीं गया। दोपहर का वह कड़वा सच और अपमान एक पल के लिए पीछे छूट गया। उनके भीतर का वह सख्त लेकिन निपुण अफसर सामने आ गया। लाओ, इधर आओ, हरीश चंद्र जी ने गहरी सांस में कहा। नेहा और विक्रम ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। अरे नहीं पापा जी, रहने दीजिए, बहुत उलझा हुआ मामला है, आंखों पर जोर पड़ेगा। नेहा ने हिचकिचाते हुए कहा। बेटा, मैंने 40 साल बैंक के लेजर संभाले हैं।
हरिश्चंद्र जी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा। उनकी आवाज़ में वही पुराना दबदबू लौट आया था जो महीनों से गायब था। ये आधुनिक टैक्स सिस्टम नया है, पर हिसाब का नियम वही पुराना है। कागजात इधर करो। नेहा ने डरते डरते फाइल आगे बढ़ाई। हरिश्चंद्र जी ने फाइल खोली। चालान बेतरतीब रखे थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली। पेन है? अगले कुछ घंटों तक डाइनिंग टेबल एक कमांड सेंटर में तब्दील हो गई। हरिश्चंद्र जी ने विक्रम को पानी लाने को कहा, नेहा को लैपटॉप तैयार रखने को कहा और खुद आंकड़ों की फाइल में खो गए। ये इनवॉइस तुमने 2 बार चढ़ाया है, उन्होंने नेहा को समझाया, और ये वाला, इसका कुल योग गलत है। कैलकुलेटर कहाँ है? उनकी उंगलियां कैलकुलेटर और पेपर पर इतनी तेजी से चल रही थी जैसे कोई अनुभवी कारीगर अपना हुनर दिखा रहा हो। उनके चेहरे से वह उदासी और सूनापन गायब हो चुका था। माथे पर हल्की सुकड़न और आंखों में एक नई चमक थी, समस्या सुलझाने की चमक। रात के लगभग 12 बजे हरिश्चंद्र जी ने फाइल बंद की। बस तैयार है, एक्सेल शीट से मिला लो। नेहा ने लैपटॉप खोला। बिल्कुल सटीक। पापा जी, एक भी रुपए का फर्क नहीं। आपने तो कमाल कर दिया। हरिश्चंद्र जी ने कुर्सी से उठते हुए कमर सीधी की। थकान थी, पर वह एक संतोषजनक थकान थी। हाँ, अगली बार चालानों को क्रमवार फाइल में रखना। इस तरह बिखेरोगी तो हिसाब कभी नहीं मिलेगा। जी बॉस। नेहा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सैल्यूट जैसा इशारा किया। उस रात हरिश्चंद्र जी को बिना करवट बदले गहरी और शांत नींद आई। अगली सुबह हरिश्चंद्र जी जल्दी उठ गए। नहा धोकर उन्होंने अपना पसंदीदा सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना। जब विक्रम और नेहा नाश्ते की मेज पर पहुंचे तो हरिश्चंद्र जी अपनी डायरी में कुछ लिख रहे थे। विक्रम, उन्होंने स्पष्ट आवाज़ में कहा, बिजली का बिल भरने को अंतिम तिथि परसों है। मैंने चेक तैयार कर दिया है, ड्रॉप बॉक्स में जमा करा देना। और नेहा, तुम्हारे सप्लायर्स को साफ कह देना कि कच्चे बिल अब काम नहीं चलेंगे। पक्के चालान भेजे, वरना भुगतान रोक दिया जाएगा। विक्रम और नेहा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। और हाँ, हरिश्चंद्र जी ने चाय की घूंट ली। मैं घर के राशन पानी की जिम्मेदारी ले लूँगा। तुम लोग ऑनलाइन मंगवाते हो, ताज़ी सब्जियां नहीं मिलती। मैं शाम को सब्जी मंडी में जाकर खुद देखभाल कर लाऊंगा। बजट भी बचेगा और सेहत भी। नेहा के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अपना चेहरा मग के पीछे छिपा लिया। दिन बीतने लगे। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हरिश्चंद्र जी अब केवल मेहमान नहीं, बल्कि घर के प्रबंधक बन गए थे। सुबह दूध वाले से हिसाब करने से लेकर प्लम्बर को समय पर बुलाने तक हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली थी। दोपहर में अब वे सोते नहीं थे, बल्कि नेहा के स्टोर के लेन देन की जांच करते थे। उन्होंने एक नया रजिस्टर शुरू कर दिया जिसमें हर खर्चे का स्पष्ट विवरण दर्ज होता था। 1 महीने बाद रविवार की शाम थी। विक्रम और नेहा बालकनी में बैठे थे। अंदर से हरिश्चंद्र जी की आवाज़ आ रही थी, किसी सप्लायर से फ़ोन पर बात करते हुए। भाई साहब, माल अभी पहुंचा नहीं और एडवांस मांग रहे हो। हरिश्चंद्र नाम है मेरा, हिसाब किताब में कोई डील नहीं चलती। विक्रम ने नेहा की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम सही थी। किस बात में? नेहा ने पूछा। उस दिन जब तुमने कहा था कि पापा जी को कुछ काम देना होगा, मुझे बहुत बुरा लगा था। लगा तुम उनसे नौकरों जैसा काम करवा रही हो, पर आज समझ में आया कि तुम्हारा मकसद क्या था। नेहा ने अंदर झाँका, जहाँ हरिश्चंद्र जी फ़ोन रखकर अपनी डायरी में कुछ नोट कर रहे थे और खुद ही मुस्कुरा रहे थे। विक्रम, उस पीढ़ी के पुरुषों की पहचान हमेशा उनकी जिम्मेदारी से जुड़ी होती है, नेहा ने समझाया। जब उनसे काम छिन जाता है तो उन्हें लगता है कि उनकी उपयोगिता ख़त्म हो गई। मैंने उन्हें काम नहीं सौंपा, मैंने उन्हें उनका सम्मान वापस दिलाया है। अब वे अपने आप को बोझ नहीं, बल्कि इस घर की नींव समझते हैं। तभी हरिश्चंद्र जी बालकनी में आए। हाथ में 3 लिफाफे थे। ये लो। उन्होंने 2 लिफाफे विक्रम और नेहा की ओर बढ़ाए। ये क्या है पापा जी? विक्रम ने हैरानी से पूछा। मेरा मानधन, हरिश्चंद्र जी ने गर्व से कहा। स्टोर में जो टैक्स बचाया और घर के खर्च में जो बचत की, ये उसका हिस्सा है। मैंने अपना अलग रखा है और ये तुम दोनों का। बाहर घूम आना या कुछ मीठा खाना। विक्रम की आंखें नम हो गई। उसने लिफाफा खोला। उसमें 500 रुपये का एक नोट था। ये रकम उसकी मासिक सैलरी के मुकाबले कुछ नहीं थी, पर भावना के हिसाब से
अनमोल थी। पर पापा जी, विक्रम कुछ कहना चाहता था, बस हरिश्चंद्र जी ने हाथ से इशारा किया। हिसाब साफ होना चाहिए। और सुनो नेहा, कल मुझे बाजार चलना है। अपने लिए एक नई फाइल और अच्छे पेन लेने हैं। काम बढ़ रहा है। हरिश्चंद्र जी मुड़कर अंदर चले गए। उनकी चाल में अब वह थकी हुई ढीलापन नहीं, बल्कि एक नया आत्मविश्वास था। नेहा ने विक्रम के कंधे पर से टिका दिया। देखा, मैंने कहा था ना, अब पापा जी यहीं रहते हैं तो खाली बैठना ठीक नहीं। उन्हें कुछ न कुछ सौंपना ही पड़ेगा, वरना वे जिएंगे कैसे। उस वाक्य का अर्थ अब पूरी तरह बदल चुका था। वह मजबूरी का नहीं, बल्कि जीवन दान का वाक्य था। अंदर से आवाज़ आई, अरे बहू, चाय मिलेगी या मैं खुद बना लूँ? अभी मुझे स्टॉक रजिस्टर भी चेक करना है। पूरा घर हंसी से गूंज उठा। वो सन्नाटा जो दीवारों पर फफूंद की तरह जम रहा था, हमेशा के लिए मिट चुका था। हरिश्चंद्र जी रिटायर हुए थे, पर अब वे पुनः नियुक्त हो चुके थे, जिंदगी की सबसे अहम भूमिका में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।